रात के 9 बजे एक गांव जिसका नाम आर्यगढ़ था। उस गांव में रात को 9 बजे के बाद एक औरत दिखाई देती थी जो काले कपड़े पहनकर हाथों में काले रंग की अंगूठियां और चूड़ियों को पहन कर रखती थी। उसके नाखून भी बहुत लंबे थे और काले रंग के थे। उसके कपड़े भी काले रंग के होते थे। वो औरत बहुत ही भयानक थी। माथे पर काले रंग का तिलक लगा कर रखती थी और वो औरत रात को 9 बजे के बाद ही किसी को भी दिखाई देती थी और जिसे भी वो दिखाई देती उस इंसान को जान से मार देती थी। इस वजह से वो औरत किसी को ना दिखे, इसीलिए सभी लोग रात को 9 बजे के बाद अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो औरत रात को 9 बजे ही दिखाई देती थी और उस औरत को बहुत से गांव के लोगों ने सुबह दिन में ढूंढने की कोशिश भी की थी, पर वो कभी नहीं मिली। गांव में एक ऐसी गुफा बनाई गई थी जिसके अंदर बहुत से लोगों का कहना था कि दिन में वो औरत इसी गुफा में रहती है और रात 9 बजे के बाद वो इस गुफा से बाहर आ जाती है। पर उस गुफा के अंदर वो औरत अकेले बैठी बैठी क्या करती है, ये तो किसी को भी नहीं पता था। उस औरत का पता लगाने के लिए गांव वाले कई बार उस गुफा के अंदर भी गए, लेकिन उस गुफा के अंदर उन गांव वालों को कोई भी नजर नहीं आया। इसीलिए गांव वालों को कई बार ऐसा भी लगता था कि वो औरत इस गुफा में नहीं है। पर कई बार सुबह उस औरत की आवाज उस गुफा के अंदर से आने लगती, जैसे कोई तंत्र विद्या कर रहा हूँ या मंत्र पढ़ रहा हूँ। ऐसी आवाज कई बार सुबह या तो दोपहर में लोगों को सुनाई देती थी। इसीलिए उनका कहना ये था कि गुफा में कोई नजर तो नहीं आता, पर वो औरत इसी गुफा के अंदर ही रहती है और रात होते ही बाहर आकर किसी को भी मार देती है। और इसी वजह से गांव वाले 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलना भी बहुत खौफनाक समझने लगे। ऐसा कहा जाता है कि 8 बजे एक आदमी जो दुकान बंद करके घर जा रहा था, वो घर जाने के बाद खाना वाना खाकर जैसे ही बैठा था तब उसे याद आया कि वो अपना रेडियो अपनी दुकान में ही भूल गया। उस आदमी की ये आदत थी, वो रोज रात को उस रेडियो में कोई ना कोई गाने सुनकर ही सोता था, पर वो अपना रेडियो आज दुकान में ही भूल गया था। इसीलिए वो रात को 10 बजे अपने रेडियो को लेने के लिए अपनी दुकान फिर से जाने लगा। पर रात को 10 बजे बाहर जाने की वजह से उसने उस औरत को देख लिया और जैसे ही उसने उस औरत को देखा, उसकी आंखें हमेशा के लिए देखने लायक ही नहीं बची और वो अंधा हो गया और बहरा भी, और इसीलिए अब वो कुछ बोलने लायक भी नहीं बचा। मतलब जो हमारे शरीर की सबसे ज्यादा जरूरतमंद इंद्रियां होती है, वही उस औरत ने उससे छीन ली और वो कभी भी कुछ बोल ही नहीं पाया, ना ही समझा पाया कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था और उसने क्या देखा। पर वो अपने हाथों से इशारा करके पूरे गांव वालों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने रात को एक भयानक औरत को देखा था जो बहुत ही ज्यादा भयानक थी, और वो इतनी भयानक थी कि उसे देखते ही उसकी आंखें और कान सब काम करना ही बंद हो गए। इतना ज्यादा खौफ उसके अंदर उस औरत की वजह से आ गया था। वो औरत कौन थी और ये सब कैसे करती थी, ये आज तक सबके लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। पर वो औरत काला जादू क्यों कर रही थी और कब से कर रही थी, और वो काला जादू करके गांव वालों को क्यों परेशान करना चाह रही थी, ये सब हम जानेंगे आज की हमारी कहानी में। मेरा नाम राघव है
मैं ट्रेन में बैठा था और मेरी ट्रेन सुबह 8 बजे सूरत पहुंचने वाली थी। मेरा परिवार स्टेशन पर सुबह 8 बजे आने वाला था और मैं अपने परिवार से 1 साल बाद मिलने वाला था। 1 साल से मैं राजकोट में अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था। मेरी शादी होते ही मैं राजकोट काम करने चला आया। वहां मैं और मेरी पत्नी नेहा हम 2 ही रहते थे और अब हम 1 साल बाद वापस सूरत अपने परिवार के पास हमेशा के लिए रहने जा रहे थे और राजकोट में अपना काम खत्म करके रात को 12 बजे की ट्रेन में चढ़कर सूरत पहुंच रहे थे। सुबह 8 बजे ये सोचकर मेरा परिवार पूरा बहुत ज्यादा खुश था और मैं भी बहुत खुश था। मेरी पत्नी नेहा भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो मेरे परिवार के साथ 4 से 5 दिन भी अच्छे से नहीं रही थी। शादी के 4 दिन बाद ही हम दोनों राजकोट आ गए थे और 1 साल से वहीं पर रह रहे थे। बस नेहा ने तो सिर्फ मेरे परिवार वालों से फोन पर ही बात की थी। नेहा को अकेले रहने से ज्यादा परिवार वालों के साथ रहना ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो इस बात से बहुत खुश थी कि 1 साल के बाद हम सूरत वापस जा रहे हैं। अभी रात के 2 बज रहे थे और हम दोनों साथ में बैठकर ट्रेन में लूडो खेल रहे थे। जब हम मोबाइल में लूडो खेल रहे थे तब एक आदमी उस ट्रेन में हमारे पास ही बैठा था। वो बूढ़ा आदमी जब हम 12 बजे ट्रेन में आए थे तब भी अकेला ही बैठा था और वो खाना खा रहा था और अब रात के 2 बज चुके थे और अभी भी वो बूढ़ा आदमी खाना ही खा रहा था। वो कुछ ना कुछ अपने बैग से निकाल कर बस खाए जा रहा था। ये देखकर मैं और नेहा बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस कर रहे थे, पर हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे और अपना गेम खेल रहे थे। गेम खेलते खेलते मैं हार गया और नेहा जीत गई। जैसे ही नेहा जीती तो मैंने कहा, अरे यार, ऐसे कैसे मैं हार गया, अगली बार नहीं हारूंगा। तभी एक आवाज आई। रात के 2:30 बज रहे थे और उस वक्त जैसे किसी ने ऐसा कहा हो, ये तो शुरुआत है तुम्हारे हारने की, अब तुम्हारी बारी है, तुम अब इसी तरीके से कभी जीत नहीं पाओगे। ये सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा जाता हूँ। मैं और मेरी पत्नी नेहा दोनों यही सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब कहा किसने। हमारे सामने तो सिर्फ वो बूढ़ा व्यक्ति ही था और हम जैसे ही उसकी तरफ देखने लगे वो जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर मैं और नेहा समझ गए थे कि जरूर ये बूढ़ा इंसान पागल है और इसका दिमाग सही तरीके से काम ही नहीं करता। इसीलिए जब से हम ट्रेन में आए हैं ये अजीब अजीब हरकतें ही कर रहा है और हो सकता है कि अभी जो बात हमने सुनी है वो इसी ने बोली होगी, क्योंकि ट्रेन में तो सब लोग सो रहे थे और इतनी रात को हमारे अलावा हमारी बात सुनने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए इस बूढ़े व्यक्ति पर ध्यान ना देकर हम फिर से गेम खेलने लगे। तभी मेरी माँ का फोन आ जाता है। मैं फोन उठाता हूँ, लेकिन क्योंकि रात को 2 बजे उनका फोन आया था तो मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ कि इतनी रात को उन्होंने मुझे फोन क्यों किया होगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी ना, सब ठीक तो होगा ना। इतने सारे सवाल मेरे अंदर चलने लगे थे। मैंने फोन उठाया। मेरी माँ ने कहा, कहाँ तक पहुंचे हो तुम लोग? बाहर जंगल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था और जंगल भी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि इतना ज्यादा काला अंधेरा था। पर तभी मैंने अपनी माँ से पूछा, इतनी रात को फोन कर रही हो, सोई नहीं, सब ठीक तो है ना? तब मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटा,
सब कुछ ठीक है, पर नींद नहीं आ रही थी और तुम आने वाले हो, इस खुशी के मारे ही तुम्हें फोन कर दिया। तो मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, हम भी कुछ नहीं कर रहे थे, अभी लूडो ही खेल रहे थे, और अभी ट्रेन कहाँ पहुंची है ये तो कुछ पता नहीं है। ये सुनकर माँ ने कुछ नहीं कहा और हम ऐसे ही फोन पर 15 से 20 मिनट तक बातें कर रहे थे। पहले मैंने बात की, उसके बाद नेहा ने बात की। फिर थोड़ी देर बाद हमने फोन रख दिया और हम दोनों को अब नींद आने लगी। हम दोनों अपनी अपनी सीट पर सोने चले गए। नेहा ऊपर वाली सीट पर सो रही थी और मैं नीचे वाली सीट पर सो रहा था। वो बूढ़ा आदमी अभी भी उसी जगह पर बैठा था और बस मुझे ही घूरे जा रहा था। अब ये सब मुझे बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा था, इसीलिए मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ काका, ऐसे क्या मुझे देख रहे हो? और जब से आया हूँ तब से कुछ ना कुछ खा ही रहे हो। आप ठीक तो हो ना? आपके परिवार वाले कहाँ हैं? अकेले ही सफर कर रहे हो या किसी के साथ आए हो? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? देखिए, आप मुझे इस तरीके से देखोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। आपको कुछ चाहिए क्या? उस आदमी ने छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो हर रोज यहीं बैठता हूँ, इसी ट्रेन में। तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखकर थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए तुम्हें देख रहा था, और मैं तो इतना खाना रोज ही खाता हूँ। उसकी आवाज में थोड़ा सा भारीपन था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। वो आदमी मुझसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा था, तो मुझे अब वो आदमी पागल तो नहीं लग रहा था। हो सकता है किसी बात से दुखी हो और उस वजह से अपनी सद्बुद्धि खो बैठा हो, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को कहा, देखिए, इस तरीके से मुझे घूरना बंद कीजिए और मैं सो रहा हूँ, आप भी सो जाओ, बैठे बैठे थक गए होंगे। और ये बोलकर शुभ रात्रि कहकर मैं सो गया। मेरी पत्नी नेहा को तो नींद ही आ चुकी थी। वैसे भी उसे नींद बहुत जल्दी आ जाती थी, जैसे मानो आंखें बंद करी हो और सपने में ही पहुंच गई हो। ट्रेन तेजी से चलने लगी और बहुत ही ज्यादा तेज चलने लगी, इतनी ज्यादा तेज कि अब सीट और दरवाजों की भी जोर जोर से ट्रेन में आवाजें आने लगी। सब लोग अब ट्रेन में सो चुके थे। रात के 3 बज रहे थे और अब मुझे भी नींद आने लगी। मैं भी सो गया। तभी मेरी आंख रात के 3:30 बजे खुल गई। मेरी आंख इस वजह से खुली क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा हो, और बहुत ही ज्यादा तेज आवाज मुझे आ रही थी। ये आवाज बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए जैसे ही मैंने अपना ब्लैंकेट उठाकर आसपास देखा तो वो बूढ़ा व्यक्ति उल्टा घुमा हुआ बैठा था और कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा था। मैंने जैसे ही ये सुना और इस तरीके से उस बूढ़े व्यक्ति को उल्टा घुमा हुआ देखा, मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया। मैं धीरे धीरे करके सीट से उठा और उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाने लगा। जैसे तैसे मुश्किल से मैं उसके पास जा रहा था। उसका फुसफुसाना और तेज हो रहा था, और जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो इतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर मैं डर गया और मैं भी उतनी ही जोर से चिल्लाने लगा। ये सुनकर नेहा भी उठ गई और आसपास के सारे पैसेंजर्स भी उठ गए, और अचानक वो बूढ़ा आदमी मानो वहां से गायब हो गया हो। ये देखकर मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। नेहा जल्दी से नीचे उतरी और मुझे कहने लगी, क्या हुआ? तुम इतना जोर से क्यों चिल्लाए? मुझे बताओ।
मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो बूढ़ा आदमी, बस यही नाम रटे जा रहा था। मेरी पत्नी नेहा बोली, क्या कर रहे हो तुम? देखो सब पैसेंजर उठ चुके हैं, चलो शांति से बैठो। फिर नेहा ने पानी की गिलास मुझे देते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? पहले मुझे बताओ। मैंने उससे कहा, वो बूढ़ा आदमी पता है हमारे सीट पर बैठा था, जो पहले अजीब सा ही था, हमारे सोने के बाद वो उल्टा बैठा हुआ था, और जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो इतनी जोर से चिल्लाया, और दिखने में भी बहुत भयानक था। उसकी आंखें लाल थी और मुंह से खून निकल रहा था। और अब देखो ना नेहा, वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कौन था। तभी नेहा कहती है, रात को जब हम यहाँ आए थे तब तो कोई बूढ़ा आदमी था ही नहीं हमारे सीट पर। तुम्हारे और मेरे अलावा तो कोई था ही नहीं यहाँ। तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो? हम तो अकेले ही थे। फिर मैंने कहा, नेहा तुम क्या कह रही हो? पता है जब हम लोग लूडो खेल रहे थे तब वो आदमी खाना खा रहा था, और जब मैं हार गया था तब उस आदमी ने कहा था कि ये तो तुम्हारी शुरुआत है। मैं उसी आदमी की बात कर रहा हूँ। वो बूढ़ा आदमी था ना, कब से हमारे सामने वाली सीट पर बैठा था। तभी नेहा ने फिर से कहा, राघव ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और तुम कह रहे हो कि हम रात को लूडो खेल रहे थे। मैं तो ट्रेन में आते ही ऊपर वाली सीट पर जाकर सो चुकी थी। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें नींद की जरूरत है, तुम सो जाओ। देखो राघव, हमने रात को कोई लूडो नहीं खेला था। ये सब सुनकर मेरा सिर ही चकराने लगा। ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं फिर से नेहा को कहने लगा, नेहा तुम याद करो ना, रात को 2 बजे माँ का कॉल भी आया था। तब नेहा ने कहा, कोई कॉल नहीं आया था राघव। माँ से मेरी बात रात को 11 बजे हुई थी। उन्होंने मुझे 11 बजे आपके भाई मनीष के मोबाइल से फोन करके बताया कि उनका मोबाइल खराब हो चुका है और सर्विस सेंटर में दिया है। और अगर माँ का मोबाइल ही खराब हो चुका है तो तुम्हारे पास फोन कैसे आ सकता है? देखो राघव, तुम्हें पक्का कोई ना कोई वहम हुआ है या कोई बुरा सपना देख लिया होगा। तुम चिंता मत करो। और अब मुझे भी नींद आ रही है, तो प्लीज राघव तुम भी सो जाओ और मैं भी सोने जाती हूँ। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। नेहा भी मुझे बार बार बोल रही थी कि तुम सो जाओ, ये सब तुम्हारा वहम है। इस डर की वजह से और नेहा को भी नींद आ रही थी, इसीलिए फिर बाकी पैसेंजर को अपनी अपनी सीट पर जाने को बोलकर मैं भी सोने चला गया। और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि हो सकता है कि मैंने कोई बुरा सपना ही देखा हो और सपने की वजह से वो सब मुझे हकीकत में नजर आ रहा हो। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, पर बस मैं अब ये बात बिना सोचे सो गया। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। जब मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था उस वक्त ट्रेन रुक गई थी, और अब जब मैं सोने वापस चला गया तो ट्रेन फिर से धीरे धीरे चलने लगी। अब ट्रेन धीरे धीरे चलते चलते तेज होने लगी और ट्रेन और भी ज्यादा तेज हो रही थी। रात का समय था, तो रात के वक्त ही ट्रेन को जल्दी चलाया जाता है ताकि सुबह जल्दी पहुंच सके। ट्रेन तो अब अपनी पूरी स्पीड पर थी। ट्रेन में फिर से वैसे ही दरवाजा बजने की आवाजें आनी शुरू हो गई थी, और जैसे जैसे वो दरवाजे की आवाज आ रही थी मुझे वो सारा एहसास फिर से हो रहा था जो कुछ देर पहले मैंने महसूस किया था। फिर से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई फुसफुसा रहा है। इतनी ज्यादा तेजी से ट्रेन चलने के बाद भी मुझे फुसफुसाने की आवाजें आती ही जा रही थी, पर मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था और उस बूढ़े आदमी की शक्ल भी
मेरे दिमाग में इतनी बुरी तरीके से छप गई थी कि मैं अब कुछ बोलूं देखो, उससे अच्छा है कि मैं सोता ही रहूं। मैं बस उस आवाज को इग्नोर कर रहा था। मैंने वो आवाज तो इग्नोर कर दी, पर मुझे अब मेरे ऊपर ऐसा लगने लगा जैसे कुछ पानी की बूंदें मेरे पैर पर गिर रही हो। फुसफुसाने की आवाज को तो मैं नजरअंदाज कर पाया था, पर ये पानी जो मेरे पैर पर कब से गिर रहा था उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पाया, और मैं आखिरकार फिर से अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा तो मैंने देखा कि मेरे सीट के आसपास कोई भी नहीं था, कोई बूढ़ा आदमी भी नहीं था। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये तो पक्का मेरा वहम ही है और मैंने कोई ना कोई बुरा सपना ही देखा था। अब जैसे ही मैंने अपने पैर पर जो पानी की बूंदें गिर रही थी वहां पर देखा तो मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैं अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बूंदें पानी की नहीं थी, वो खून था जो मेरे पूरे पैर पर पड़ा था, और वो खून की बूंदें ऊपर से मेरे पैर पर गिर रही थी। इतना खौफनाक नजारा देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। ऊपर मेरी पत्नी नेहा सो रही थी और वो खून ऊपर वाली सीट से ही आ रहा था। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर भी ऊपर की तरफ देख भी सकूं। इसीलिए मैं 10 से 15 मिनट तक उस खून को टपकते हुए ही देख रहा था और चुपचाप बैठा था। ट्रेन बहुत ही तेजी से चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सीट के नीचे से कोई मुझे बुला रहा। मुझे सीट के नीचे से राघव नाम की आवाज सुनाई दे रही थी। इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था, और जैसे ही मैं धीरे धीरे अपने पैर को हिलाने लगा और जैसे ही मैंने सीट से नीचे उतरकर ऊपर वाली सीट पर देखने लगा कि नेहा ठीक तो है ना, तभी किसी ने मेरे दोनों पैर नीचे वाली सीट से पकड़ लिए और इतनी बुरी तरीके से मेरे पैरों को पकड़ा कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर 2 मिनट बाद मैं जोर से चिल्लाया और नेहा मेरी चीख की वजह से फिर से उठ गई। वो फटाफट नीचे आई और मैं बस नीचे बैठा हुआ था, अपने हाथों को अपने सिर पर रखे हुए। नेहा मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हें क्या हो रहा है बार बार? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो राघव? तुम ठीक तो हो ना? मैं नेहा नेहा चिल्ला रहा था, खून खून कह रहा था। नेहा ने कहा, कौन सा खून? कहां पर है खून? मैंने कहा, मेरी सीट पर खून है, ऊपर वाली सीट से खून आ रहा था। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना नेहा? तभी नेहा ने सीट पर देखा और फिर नेहा ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? कौन सा खून? कोई खून नहीं है वहां और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर नेहा ने मुझे सीट पर बिठाया और मुझे पानी पिलाते हुए फिर से कहा, तुम्हें क्या हो रहा है राघव? मुझे बताओ ना। अब मैं और नेहा दोनों रोने लग गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने नेहा से कहा, नेहा, वो बूढ़ा आदमी मुझे सच में नजर आ रहा है और ये कोई सपना नहीं है, और सच में मेरे पैर पर भी खून था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं इतनी रात को इस तरीके की हरकतें क्यों करूंगा? तुम एक बार तो मेरे बारे में सोचो। नेहा चुपचाप मेरी बातों को सुन रही थी और फिर रात भर
हम दोनों सीट पर बस बैठे हुए थे। हम दोनों ही नहीं सो रहे थे। वो अब मेरे पास ही बैठी थी, मुझे अच्छी अच्छी बातें बोल रही थी ताकि मेरा डर धीरे धीरे कम हो जाए, और मैं बस उसकी बातें सुन रहा था। रात भर हम बिना सोए बैठे थे। सुबह 5 बज गए और हम ऐसे ही बैठे थे। अब मुझे भी नींद आने लगी थी, तो मैं सीट पर बैठे बैठे ही सो गया। नेहा को मेरी ये हालत देखकर नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो पूरी रात भी नहीं सोई थी, और मेरे सोने के बाद भी वो जाग ही रही थी और मेरा ध्यान रख रही थी। फिर सुबह के 6 बजे मेरी आंख खुली। नेहा तब वॉशरूम में थी। मैं उठकर यहाँ वहां देखने लगा कि हमारी ट्रेन कहाँ तक पहुंची है, पर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था कि कौन सी जगह पर हमारी ट्रेन है। और अब ट्रेन धीरे धीरे चलती चलती रुक भी गई थी। तभी नेहा आई और उसने कहा, अरे उठ गए तुम? अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम ठीक हो ना? तब मैंने कहा, हाँ नेहा, अब मैं ठीक हूँ। और मैंने जब नेहा से पूछा, तुम रात भर सोई थी? तब उसने मुझसे कहा, हाँ मैं सोई थी, पर वो मेरी वजह से पूरी रात जाग रही थी। फिर 7:30 बजे मैंने अपने परिवार वालों को फोन किया और बताया कि हमारी ट्रेन 20 मिनट बाद ही आने वाली है। इस बार हमारी ट्रेन हमें जल्दी छोड़ने वाली थी। मेरे परिवार वाले सब लोग हमें आज स्टेशन पर लेने वहां पर पहुंच ही रहे थे, लेकिन तभी उनकी कार वहीं पर खराब हो जाती है। उसके बाद वो लोग फिर से वहां से ऑटो लेकर हमारे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। हमारी ट्रेन अब बस 10 मिनट में सूरत स्टेशन पर पहुंच रही थी। हम दोनों में नेहा इतनी ज्यादा खुश थी। नेहा बार बार मुझे बोल रही थी, राघव ये 10 मिनट भी इतने लंबे लग रहे हैं ना कि क्या बताऊं। जल्दी जल्दी ये 10 मिनट खत्म हो और अब बस मैं सबसे मिलूं, मेरा बहुत मन है। मैंने कहा, हाँ हाँ बस 10 मिनट और, अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं। ये बातें हम दोनों कर ही रहे थे कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया जिसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था। उसने हमें एक छोटी सी गुड़िया दी और नेहा से कहने लगा, बेटी तुम्हारे पति की हालत रात को अजीब हो गई थी ना, इस गुड़िया को अपने पास अपने बैग में रखो, फिर दोबारा तुम्हारे पति की तबीयत खराब नहीं होगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। मैं और नेहा बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। हमें लगा कि शायद ये उन्हीं पैसेंजर्स में से कोई एक होगा। नेहा ने वो गुड़िया लेकर बैग में डाल दी। उसके बाद इन सारी चीजों पर ध्यान ना देते हुए हम लोग स्टेशन की ओर पहुंच ही गए थे। हमें हमारे परिवार वाले भी ट्रेन से बाहर स्टेशन पर खड़े नजर आ रहे थे। ये देखकर नेहा तो खुशी के मारे झूम रही थी, और मैं भी 1 साल बाद अपने माँ और अपने पापा को देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। ट्रेन अब रुक गई। प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा व्यक्ति बार बार हमारे परिवार वालों के आसपास घूम रहा था। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं नेहा को कह रहा था, ये बूढ़ा आदमी ऐसे बार बार यहाँ घूम क्यों रहा है? पर नेहा तो इतनी ज्यादा खुश थी कि मेरी किसी भी बात पर वो ध्यान ही नहीं दे रही थी। उसके बाद हम हमारा बैग और बाकी का सारा सामान ट्रेन से नीचे उतारने लगे। नेहा परिवार वालों से मिल रही थी, और अब मैं भी इन सब चीजों को भूलकर अपनी माँ से मिला। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब लोग हमें लेने के लिए आए थे। उसके बाद हम लोग टैक्सी में बैठकर घर की ओर निकल गए। तभी अचानक से मौसम बदल गया। जोरदार बारिश आने लगी। वैसी बारिश आने का कोई मौसम ही नहीं बना था, पर पता नहीं क्यों आज इतनी जोरों से बिजलियां कड़कने लगी, बादल गरजने लगे
और बारिश आने लगी। ये कैसे हो रहा था अचानक से, हम समझ नहीं पा रहे थे। अब हम घर की ओर निकल रहे थे। रास्ते में एक सुनसान जगह आई थी। वैसे तो सुबह के 8 बज रहे थे, पर वो जगह बहुत अजीब सी थी। जंगल दिख रहा था, आसपास पेड़ पौधे थे और बारिश भी बहुत हो रही थी। पर पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों की 4 टैक्सी हो गई थी, सभी फैमिली मिलाकर। पर जैसे ही हम उस सुनसान जगह पर पहुंचे, वहां एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी और हमारी 4 टैक्सी एक साथ वहां पर खराब हो जाती है। ये देखकर हम लोग एक दूसरे को यही सवाल पूछने लग जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। एक ही टाइम पर इसी जगह पर एंटर करने के बाद हमारी 4 की 4 गाड़ी एक साथ खराब हो गई और इसी के साथ बिन मौसम बारिश भी हो रही है। ये सब कैसे हो सकता है? फिर हमने मैकेनिक को फोन करके बुलाया। 3 मैकेनिक आए। उन तीनों ने हमारी गाड़ी ठीक कर दी, लेकिन जिस गाड़ी में मैं बैठा था वो गाड़ी ठीक हो ही नहीं रही थी। और फिर उस रास्ते पर एक ट्रक आया। उस ट्रक से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और जिस गाड़ी में मैं बैठा था वो गाड़ी उस आदमी ने ठीक करने की कोशिश की। और आप मानेंगे नहीं, मैं जिस गाड़ी में बैठा था और जो गाड़ी इतनी देर से मैकेनिक चालू कर रहा था फिर भी चालू नहीं हो रही थी, वो उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ लगाते ही सही हो गई। ये बहुत ही अजीब चमत्कार था, पर जो भी चमत्कार था आखिरकार गाड़ी तो सही हो ही गई। फिर हम लोग फिर से घर की ओर निकल गए, उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद देकर। उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और उसके ट्रक के अंदर एक औरत भी नजर आ रही थी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें भी काली थी। वो हम सबको ही देख रही थी और थोड़ी थोड़ी ही उस ट्रक में से नजर आ रही थी। पर इतनी बारिश हो रही थी तो हम लोग टैक्सी में बैठकर बस घर जाने के बारे में ही सोच रहे थे। बीच में टैक्सी खराब हुई, बारिश आ गई। कीचड़ और उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से घर तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग गए। 8 बजे टैक्सी से निकलने के बाद भी हम लोग घर 12 बजे तक पहुंचे क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी बहुत था। पर जैसे तैसे ही सही आखिरकार घर तो पहुंचे। फिर नेहा तो बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी बार बार वो अपने अंदर एक ही सवाल कर रही थी कि रात को राघव को हुआ क्या था। और राघव यानी मैं, जो ये सोच रहा था कि मेरे साथ रात को क्या हुआ। मैं उन ख्यालों को भूल ही नहीं पा रहा था और बस उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। घर पहुंचने के बाद नेहा ने पहले सबके लिए चाय बनाई। सबने चाय पीने के बाद थोड़ा नाश्ता किया और सब आपस में बैठकर हंसी मजाक करने लगे। उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। फिर मैं वॉशरूम गया। जब मैं वॉशरूम से वापस आया तो मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। अब सब लोग मुझे उठाने की कोशिश करने लगे, पर मैं उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी नेहा जोर जोर से रोने लगी और सबसे कहने लगी कि रात को भी ट्रेन में इनको पता नहीं क्या हो रहा था और ये बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। आधी रात को मुझे कह रहे थे कि मुझे माँ का फोन आया था और फिर कह रहे थे कि ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी राघव को देखे जा रहा था और फिर मुझसे कह रहे थे कि मैं उनके साथ लूडो खेल रही थी। पर मैं तो रात को ट्रेन में पहुंचने के बाद ही सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। ये सब बातें जब मैं रात को राघव से सुन रही थी तो मैंने राघव को शांत करके सुला दिया। फिर मैं भी ऊपर जाकर सो गई और बहुत से पैसेंजर्स हमारी सीट पर आ गए थे तो मैंने उन्हें भी कहा कि कुछ नहीं हुआ है, आप लोग भी जाइए और सो जाइए। थोड़ी देर बाद ही राघव फिर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि वो बूढ़ा आदमी फिर से आ गया है और मेरी सीट के ऊपर से खून आ रहा है। ये सब इतनी अजीब बातें थी, ऐसा कुछ तो ट्रेन में हो ही नहीं रहा था और राघव इस तरीके से बिहेव कर रहे थे। इसीलिए मैं पूरी रात राघव के साथ ही बैठी थी
और सोई नहीं, और अब पता नहीं इन्हें कैसे चक्कर भी आ गए और ये बेहोश हो गए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मेरे पापा ने नेहा को समझाते हुए कहा, बेटा तुम चिंता क्यों कर रही हो, ऐसे ही कमजोरी से या थकान से हो रहा होगा, अभी डॉक्टर को बुलाते हैं, कुछ नहीं हुआ है। 15-20 मिनट के अंदर डॉक्टर आ जाता है और मुझे चेक करने लगता है। डॉक्टर ने कहा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो सिर्फ दिमाग में किसी चीज का डर है और इसी वजह से ये बार बार ऐसा हो रहा है। बाकी राघव तो पूरी तरीके से स्वस्थ ही है। देखिए, आप राघव से बस जितना हो सके अच्छी और पॉजिटिव बातें ही करें, तो ये धीरे धीरे अपने डर को भी भूल जाएंगे और अजीब हरकतें करना भी छोड़ देंगे। हो सकता है कि कोई बुरा सपना देखा हो, इस वजह से वो दिमाग में ही बैठ गया हो। 3 घंटे बाद जब मैं होश में आया तो मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। मुझे नेहा ने दवाई दी और फिर से सोने के लिए कह दिया। नेहा मेरे पास ही बैठी थी। तभी मेरी माँ आती है और मुझसे कहती है, रात को तुम्हें क्या हो गया था राघव, और तुम कुछ अजीब हरकतें कर रहे थे, ऐसा नेहा कह रही है। और मैंने तुम्हें कॉल किया था रात को, वो भी ये पूछने के लिए कि तुम कहाँ पहुंचे हो, पर मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी कॉल नहीं किया था। तुम ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे थे? कोई सपना देखा था क्या? क्या हुआ था? तभी नेहा ने कहा, माँ अभी ये सब बातें मत पूछिए ना इन्हें, अभी सिर्फ राघव को रेस्ट की जरूरत है और फिर रेस्ट के बाद देखना राघव नॉर्मल हो जाएंगे। बस थोड़ी सी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इस वजह से हो सकता है कि अजीब अजीब सपने और ऐसी थिंकिंग कर रहे हो, और कुछ नहीं है। फिर मैं अकेला अपने रूम में सो रहा था। नेहा भी अब रूम से बाहर जा चुकी थी। मैं नींद में सोता सोता ही यही सब सोच रहा था। मेरी वजह से घर वालों को कितनी परेशानी हो रही होगी और नेहा को भी ट्रेन में इतनी परेशानी हुई थी। पर ये मेरा सपना कैसे हो सकता है? जब मैं रात को सोया ही नहीं था तो मुझे सपना कैसे आ सकता है? मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरे बेड के नीचे से कच कच की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 2 चाकू आपस में लेकर घिस रहा हो और जैसे कोई औरत अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रही हो। ये सब सुनकर अब मुझे फिर से उस बूढ़े आदमी की शक्ल भी नजर आने लगी और उतना ही डर लग रहा था जितना डर मुझे रात को ट्रेन में लगा था। मैं अब कुछ सोचूं उससे पहले ही वो आवाज और तेज होती जा रही थी। वो चाकू की आवाज इतनी ज्यादा तेज और अजीब थी कि मुझे उससे बहुत इरिटेशन हो रहा था। वो इतनी तेज होती जा रही थी कि मेरे कानों में ऐसा लग रहा था कि कोई सुई घुसा रहा हो। थोड़ी देर बाद में मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों से खून आने लगेगा, लेकिन अब भी वो आवाज बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कच कच की आवाज बढ़ती जा रही थी। मैं भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी अचानक सारी आवाजें बंद हो गई और मेरे घर वाले वहां पर आए। शीशे पर मुझे एक गुड़िया दिखाई दे रही थी, जो गुड़िया मुझे ट्रेन में एक बूढ़े आदमी ने दी थी। सब लोग मेरे रूम में आने के बाद फिर से मुझसे कहने लगे, तुम ठीक तो हो ना? अब मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो लोग भी मुझे कुछ नहीं पूछ रहे थे, बस इतना समझ चुके थे कि मेरा दिमाग सही नहीं है। अब वो मेरे पास बैठे थे और मेरा ध्यान रख रहे थे और मैं बस उस शीशे की ओर देख रहा था। वो गुड़िया मुझे शीशे में नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी तरफ देखकर हंस रही हो। मैं अपने बेड से नीचे उतरा
और जल्दी से नेहा के पर्स में जाकर उस गुड़िया को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वो वहां नहीं मिली। उसके बाद मैं सारे बैग चेक करने लगा। मैं अपने कपड़ों के अंदर भी देखने लगा। तभी मुझे काले कलर के बैग के अंदर वो गुड़िया दिखाई दी। मैंने उस गुड़िया को लेकर जला दिया। वो गुड़िया जैसे ही जल रही थी तो नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी। नेहा दर्द के मारे इतनी जोर जोर से चीख रही थी कि सब लोग नेहा को संभालने लगे और मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं बस बाहर हॉल में उस गुड़िया को जलाकर उसके ऊपर सुई चुबाकर मार रहा था, अपने पैरों से उसे कुचल रहा था। और जैसा जैसा मैं हॉल में कर रहा था वैसा ही उतना ही दर्द रूम में नेहा को हो रहा था। नेहा जोर जोर से रो रही थी। फिर मैंने उस गुड़िया को बीच से अलग कर दिया और नेहा बेहोश हो गई। जब डॉक्टर आया नेहा को देखने के लिए तब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नेहा को क्या हुआ। और अचानक से वो डॉक्टर अजीब अजीब हरकतें करने लग गया और थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर खुद पागल हो गया और अपने आप को इंजेक्शंस लगाने लगा। वो अपनी सूटकेस खोलकर उसमें जितने भी सारे इंजेक्शन थे उन्हें बाहर निकालकर अपने आप को ही लगाने लगा। ये देखकर हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम लोगों ने नेहा को उठाने की पूरी कोशिश की पर वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी और मुझे ये बात नहीं पता थी कि उस गुड़िया की वजह से ही नेहा को भी दर्द हो रहा था। मैं इस बात से पूरी तरीके से अनजान था। थोड़ी देर बाद वो गुड़िया मेरा भाई सौरभ लेकर आया और उसने कहा, ये गुड़िया किसकी है? कटी फटी सी पड़ी है, बाहर हॉल में पड़ी थी, कुचली हुई। ये देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं फिर से उस गुड़िया को लेकर जोर जोर से मारने लगा और मैंने कहा, ये गुड़िया उस बूढ़े आदमी ने दी थी। और ये बोलते बोलते मैंने उसे गुस्से में फेंक दिया। जैसे ही मैंने उस गुड़िया को फेंका तो नेहा अपने आप बेड पर सोते हुए ही वहां से उछलकर नीचे गिर गई। ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। फिर हम लोग एक दूसरे को ही देख रहे थे और हमें समझ आ गया था कि इस गुड़िया की वजह से ही नेहा को इतना ज्यादा दर्द हो रहा है और इस गुड़िया की मदद से नेहा के ऊपर काला जादू किया गया है। इसीलिए जब डॉक्टर भी नेहा को सही करने के लिए आया तो वो खुद ही ऐसी अजीब अजीब हरकतें करने लगा। ये सब सोचकर हम लोगों को बहुत डर लग रहा था कि अब हम क्या करेंगे। तभी मेरा भाई सौरभ, जिसे एक तांत्रिक के बारे में पता था, उसने एक तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक के घर पर आते ही नेहा थोड़ी थोड़ी होश में आने लगी। पर नेहा अब बहुत ही अजीब सी नजर आ रही थी। उसके बाल भी अपने आप खुल गए थे। उसकी आंखें काली काली हो गई थी। उसके नाखून भी काले पड़ गए थे। उसके कपड़े सब कुछ काले रंग का हो गया था। ये सब कैसे हो रहा था, ये बहुत ही अजीब था। तभी उस तांत्रिक ने कहा कि इस गुड़िया की मदद से मेरी पत्नी नेहा को वश में कर लिया गया है और इस गुड़िया को जलाने से या इसके अंदर से सब कुछ निकालने से नेहा को चोट पहुंचना बंद नहीं होगा, उल्टा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर इस गुड़िया को तोड़ दिया, काट दिया, मार दिया या खत्म करने की कोशिश भी की तो जिस भी इंसान ने या आत्मा ने नेहा के ऊपर काला जादू किया है उसके पास
नेहा की ऐसी और भी चीजें हैं जिससे वो नेहा को बहुत तकलीफ दे सकता है। ये भी हो सकता है कि वो नेहा को जान से ही मार दे। ये सब सुनकर मैं जोर जोर से तांत्रिक बाबा को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मेरी पत्नी नेहा को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वो तांत्रिक बाबा कहने लगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए ठीक यही होगा कि अब मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूं तुम्हें वैसा ही करना होगा, और याद रहे मेरे बोले हुए मुताबिक ही चलना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए तांत्रिक बाबा को कहा। मेरे परिवार वालों ने भी तांत्रिक बाबा से रिक्वेस्ट की कि नेहा को कुछ नहीं होना चाहिए और उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, और जिस किसी ने भी ये काला जादू किया है उसे जान से मार दो। तभी तांत्रिक ने कहा, इस काला जादू करने वाले को मैं नहीं मार सकता, क्योंकि ये शायद खुद ही मरा हुआ व्यक्ति है, या तो मरने से पहले उसने ऐसी सिद्धियों को हासिल किया हुआ है कि जिसकी वजह से उसे कोई मार ही नहीं सकता। इतनी अजीब अजीब बातें सुनकर मेरे पूरे परिवार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम लोग क्या करेंगे। हम उस वक्त ये सब बात कर ही रहे थे कि नेहा अचानक से फिर से जोर जोर से हंसने लगी और पूरे घर में घूमने लगी कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और मैं सबको मार दूंगी मैं। इतने सालों के बाद मुझे फिर से ये मौका मिला है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते बोलते वो पूरे घर में घूम रही थी और कह रही थी, आखिरकार मैं इस घर में आ ही गई, अब मैं सबसे अपने परिवार का बदला लूंगी। मैं अब इस पूरे परिवार को वैसे ही मारूंगी जैसे इन सब ने मेरे परिवार को मार डाला। और ये कहकर नेहा पूरे घर में घूम रही थी, उसकी आवाज गूंज रही थी। हम सब लोग बस देख रहे थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नेहा को रोके या उसके पास भी जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भयानक नजर आ रही थी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी, उसके बाल खुले थे, उसके नाखून, सब कुछ काला था, और इसीलिए भी वो बहुत डरावनी लग रही थी और इतनी अजीब हरकतें कर रही थी जिसकी वजह से भी हम उसके पास ही नहीं जा पा रहे थे। और इतना बोलते बोलते अचानक नेहा बेहोश हो गई और फिर तांत्रिक बाबा ने हम सबको बताया कि ये आत्मा तुम्हारे परिवार को मार देगी। उससे पहले तुम्हें ये पता लगाना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तुम इस आत्मा से कैसे मिल गए फिर से, क्यों ये तुम्हारे परिवार को मारना चाहती है, ये सब तुम्हें पता लगाना होगा, तभी कोई रास्ता नजर आ सकता है, नहीं तो ये तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और मुझे ये नजर आ रहा है कि तुमने इस आत्मा के परिवार वालों को मारा है, इसी वजह से ये तुम सब लोगों से बदला लेना चाहती है। और जिस किसी ने भी इस औरत के घर वालों को मारा है उस तक हमें पहुंचना बहुत जरूरी है। तभी उस तांत्रिक बाबा ने नेहा के ऊपर कुछ मिट्टी फेंकी और उसकी वजह से नेहा बेहोश हो गई। फिर तांत्रिक बाबा ने कहा, नेहा को रूम में बंद कर दो और उसके बाद मैं तुम्हें कोई उपाय बताता। फिर तांत्रिक बाबा ने जैसा कहा हम लोगों ने वैसे ही नेहा को एक रूम में बंद कर दिया और उसे बांध दिया। तांत्रिक बाबा के पास आकर हम उनकी बात सुनने लगे। तांत्रिक बाबा ने कहा, आज रात को 1 बजे हमें सारी सामग्री लेकर साथ में बैठना होगा। फिर मैं मंत्रोच्चारण करूंगा और नेहा को भी वहां पर बुलाकर उसके अंदर जिस आत्मा ने प्रवेश किया है
उसे भी बुलाऊंगा और इसके लिए पूरे परिवार को एक साथ होना होगा। ये सब सुनकर डर तो बहुत लग रहा था, पर तांत्रिक बाबा के हिसाब से जैसे ही रात के 1 बजे हम सब लोग साथ में बैठ गए और तांत्रिक बाबा भी बैठ गए और नेहा के ऊपर पता नहीं उन्होंने क्या डाला था, जिसकी वजह से नेहा सुबह से रात के 1 बजे तक होश में ही नहीं आई थी। पर फिर तांत्रिक बाबा ने कहा, जाओ नेहा को लेकर आओ। हम लोग नेहा को रूम से बाहर लेकर आ ही रहे थे और इसीलिए हमने उसके हाथ और पैर पर जो रस्सी बांध रखी थी वो हम खोल रहे थे। तब तक तांत्रिक बाबा ने पूरे घर में लाल रंग की लाइट जला दी और घर के बीचों बीच एक त्रिकोण जैसे आकार का तंत्र जैसे दिखने वाला सिंबल बनता है वो बनाया। और उस तांत्रिक बाबा के पास बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें थी जो वो अपनी पोटली से बाहर निकाल कर रख रहा था। पूरा परिवार अब उन सब चीजों को देखकर बस डर रहा था और चुपचाप बैठा था। मैं भी सहमा हुआ सा था और कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। नेहा को हम लोग उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर आ गए। अभी भी नेहा बेहोश थी और फिर उस तांत्रिक बाबा ने एक नींबू निकालकर बीच में रख दिया और फिर वो नारियल को फोड़ने लगे। जैसे ही उन तांत्रिक बाबा ने नारियल को फोड़ा तो उसके अंदर से काले रंग की राख निकली। ये सब देखकर हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था, फिर भी हम सब चुप थे। रात के 1 बज रहे थे और घर में इस तरीके से हम लोग बैठे थे। तभी तांत्रिक बाबा ने एक सिक्का निकाला और उस सिक्के को नेहा के सिर के ऊपर रखते हुए कहने लगे, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? क्यों कर रही हो ये सब? चली जाओ यहां से, छोड़ दो इनका पीछा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ। ये बोलकर वो उस आत्मा को बुला रहे थे। तभी अचानक से नेहा को होश आ जाता है और फिर उसकी आंखें लाल और काली नजर आ रही थी। वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी। और फिर नेहा एक भारी सी आवाज में, जैसे कोई आदमी उसके अंदर बैठा हो और वो बहुत ही भयानक आवाज निकाल रहा हो, उस आवाज में नेहा कह रही थी, मैं सबको मार दूंगी। और तभी बीच में रखा हुआ वो नींबू गोल गोल घूमने लगा। ये सब देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए थे। हम लोग बस चुपचाप बैठे ये खौफनाक नजारा देख रहे थे। नेहा जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी चीख इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसकी आवाज से ही हम लोगों को डर लग रहा था। अब रात के 1 बजे कोई इस तरीके से कर रहा होगा तो डर तो लगेगा ही, ये तो एक नॉर्मल बात है। फिर तभी वो तांत्रिक बाबा जोर जोर से हंसने लगा। ये सब देखकर हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और फिर नेहा के अंदर जो आत्मा थी वो भी जोर जोर से हंस रही थी। तांत्रिक बाबा और नेहा दोनों को इस तरीके से देखते हुए हम लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। नींबू अब पूरे घर में घूम रहा था और घर के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। खिड़कियां अपने आप खुल रही थी, बंद हो रही थी। हवा आ रही थी। एसी टूटकर नीचे गिर गया। कुर्सी और सब इधर उधर गिर रहा था। सारे सामान टूट रहे थे। घर में जो फैन था वो अपने आप नीचे गिर रहे थे। और अचानक से हमारे घर का एक झूमर मेरी बहन लक्ष्मी के ऊपर गिर गया और उसकी वहीं मौत हो गई। घर में
लाइट चालू बंद हो रही थी। ये नजारा देखकर हम सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो तांत्रिक बाबा और जोर जोर से हंसने लगा और मेरी पत्नी नेहा भी जोर जोर से हंस रही थी। तभी अचानक वो तांत्रिक बाबा एक बूढ़े आदमी में बदल गया और मेरी पत्नी नेहा, जिसका पूरा शरीर काला पड़ गया और अपने आप उसके नाखून काले रंग के और बड़े होने लगे। वो किसी राक्षस की तरह लग रही थी और बहुत ही डरावनी लग रही थी। अब वो दोनों हंसते हंसते कह रहे थे कि आखिरकार हम दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत से तुम लोगों को फंसा ही दिया। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा और यहां से भी कोई नहीं जा सकता। फिर एक बड़ा सा चाकू लेकर वो मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी पत्नी, सबको वो तांत्रिक बाबा मारने लगा। मेरी पत्नी नेहा अपने आप को ही चाकू मार रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। मेरे घर में 2 छोटे बच्चे भी थे जो रो रहे थे। उस तांत्रिक बाबा ने उनको उठाकर फेंक दिया और इतनी जोर से फेंका कि दीवार से उनका सर टकराकर वो दोनों वहीं मर गए। मेरी पत्नी अब उन दोनों बच्चों का मांस खा रही थी। ये सब देखकर मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, ना ही मैं अपनी जगह से हिल पा रहा था। सब लोग एक एक करके मरते जा रहे थे। वो दोनों के दोनों मेरे पूरे परिवार को मार रहे थे। ये देखकर मैं वहां से भाग गया। जैसे तैसे करके मैं उस घर से बाहर निकल आया। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर उस बूढ़े आदमी और उस औरत की कहानी क्या थी। ये बात 1939 की है। एक बूढ़ा आदमी और एक औरत के साथ ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से वो लोग मेरे परिवार वालों को मार रहे थे। एक बार की बात है, एक औरत आर्यगढ़ गांव में रहती थी। उस गांव में वो और उसका परिवार रहता था। उसका नाम कलावती था। वो काले रंग के कपड़े पहना करती थी, अपने नाखून भी काले रखती थी, काले रंग का टीका लगाया करती थी, काले रंग की चूड़ियां पहनती थी और अपने आप को पूरी तरीके से काली के वेश में रखा करती थी। उसका एक पति भी था जो बहुत बूढ़ा था। उसके घर में परिवार वालों की संख्या भी ज्यादा थी। कलावती अमीर थी, पर बहुत ज्यादा अमीर नहीं थी। उसके खुद के 2-3 खेत थे। वो लोग बहुत ही मेहनती थे। एक बार गांव के सरपंच महीन राज और उनकी पत्नी शीला कशी, वो दोनों कलावती और उसके परिवार वालों की जमीन को लेना चाहते थे, पर कलावती इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो अपनी जमीन उनके नाम नहीं कर रही थी। कई बार सरपंच कलावती के घर जाकर बहुत से पैसों का लालच भी देते थे, पर कलावती हर बार उन्हें मना कर देती थी, क्योंकि कलावती के पिता ने उसे ये जमीन दी थी और अब उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। सरपंच की बातों में आकर कलावती से पूरा गांव नफरत करता था। सारे गांव की औरतें आपस में कलावती की बातें करती रहती थी। एक बार कलावती ऐसे ही बाजार में घूम रही थी, तभी एक औरत ने उसे टोकते हुए कह दिया, काली डायन आ गई है, बच के रहना, नहीं तो काट खा जाएगी। ये सुनकर कलावती को बहुत बुरा लगता है और वो वहीं पर उन सबसे झगड़ने लगती है। तभी उसका बूढ़ा पति वहां आ जाता है और कलावती को वहां से ले जाता है। एक दिन गांव वालों को सरपंच महीन राज ने पैसों का लालच देते हुए कहा, देखो, हमें इस कलावती और इसके पति और इसके पूरे परिवार को मारना होगा। और पैसों के लालच में आकर गांव वाले भी इस चीज की वजह से सरपंच को राजी राजी हाँ कह देते हैं। गांव वाले एक ऐसी दावत रखते हैं जहां पर सभी लोगों को खाने के लिए बुलाते हैं।
वो लोग कलावती और कलावती के पूरे परिवार को भी वहां पर बुलाते हैं। और जब कलावती और उसका वो बूढ़ा पति वहां पर खाना खाने के लिए जाते हैं, तब वो गांव वाले उस खाने में जहर मिलाकर उन दोनों को खिला देते हैं और उन दोनों को वहीं पर मार देते हैं। उसके बाद कलावती के पूरे परिवार को भी वहीं पर चाकू से मार देते हैं और सरपंच जबरदस्ती उनसे अंगूठा लगवाकर खेत की जमीन को हड़प लेता है और एक एक करके पूरे परिवार को मार देता है। और इसी वजह से वो औरत जो मेरे परिवार को मार रही थी, वो सरपंच की वजह से ही मार रही थी। और क्योंकि वो सरपंच महीन राज और शीला कशी मेरे ही दादा दादी थे। कलावती और उसके बूढ़े पति ने मरने के बाद उनकी आत्माओं ने मेरे दादा दादी को मार दिया था और अब वो मेरे परिवार वालों को भी मारना चाहते थे। इस वजह से वो मुझे और नेहा को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए और फिर उन दोनों ने मेरे पूरे परिवार को भी मार दिया। पर मैं अभी तक बचा हुआ था और अब वो दोनों मुझे भी ढूंढते ढूंढते घर के बाहर निकल आए थे। तो ये कहानी थी कलावती और उस बूढ़े आदमी की। अब आगे मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अब रात के 1:30 बज रहे थे। मैं डरते डरते बस यहाँ वहां भाग रहा था। तभी मुझे एक ट्रक नजर आता है। मैं बिना कुछ सोचे समझे बस उस ट्रक में बैठ जाता हूँ और मैं उस ट्रक वाले को बोलता हूँ, देखो तुम मुझे कहीं भी ले जाओ, लेकिन इस जगह से बहुत दूर ले जाओ। और मैं इस बात से अनजान था कि वो ट्रक ड्राइवर वही बूढ़ा आदमी था और वो मुझे भी मारना चाहता था और मेरे जरिए वो गांव वालों को भी मारना चाहता था, क्योंकि कलावती और उस बूढ़े आदमी को एक शरीर की जरूरत थी। उसके द्वारा ही वो पूरे गांव वालों को मार सकते थे, पर उन्हें वो मिल नहीं रहा था और उन लोगों ने फिर मेरी मदद से पूरे गांव वालों को मार देना ही सही समझा और वो मेरा पीछा करने लगे। ट्रक ड्राइवर बन के वो लोग मुझे आर्यगढ़ गांव में लेकर आ गए। आर्यगढ़ गांव सुबह 11 बजे आ चुका था, लेकिन मैं होश में ही नहीं था। मैं अपने परिवार वालों की मौत के सदमे में पागल हो चुका था और ट्रक में बैठते ही बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली थी तो मैंने अपने आप को आर्यगढ़ गांव में देखा था और गांव में भी एक गुफा के अंदर में मौजूद था। वहां पर वही औरत और बूढ़ा आदमी तंत्र विद्या कर रहे थे। ये सब देखकर मैं समझ चुका था कि अब मेरी मौत पक्की है। मुझे होश में देखते ही वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा और मेरे पास आकर मुझ पर उसने कुछ फेंका, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। फिर रात को 10 बजे मेरी आंख खुली। तब वो दोनों एक भयानक अंदाज में मुझे देख रहे थे और हंस रहे थे। उस गुफा में मैं अकेला था और फिर वो दोनों, बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी कलावती, मेरे अंदर घुस गए और मेरे अंदर उन दोनों की आत्मा थी। फिर रात होते ही 11 बजे वो मुझे उस गुफा से बाहर लेकर गए और फिर एक एक करके सभी गांव वालों को मेरी मदद से मारने लगे। पहले एक नदी के किनारे एक आदमी बैठा था। वो पानी पी रहा था। उसे जोरदार धक्का देकर नदी में ही मार दिया। उसके बाद वहां से एक गाड़ी जा रही थी, उसका भी एक्सीडेंट करवा दिया और ऐसे करके उन लोगों ने मुझे भी मार दिया और पूरे गांव वालों को भी मार दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि अब इस गांव में जो भी आएगा उन सबको वो लोग मार देंगे। मैं और मेरा पूरा परिवार मर गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे दादा दादी की वजह से। और मेरा भाई सौरभ, जो उस तांत्रिक को बुलाने गया था, दरअसल उसकी मौत तो हमारे सूरत पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। वो भी एक आत्मा बनकर, एक छलावा बनकर हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा था। पर जैसे भी सही, उन दोनों आत्माओं ने हम सबको मारकर
अपना बदला पूरा कर लिया था और इसीलिए आज भी आर्यगढ़ गांव में कोई नहीं जाता, क्योंकि वो दोनों आत्माएं और उन दोनों आत्माओं का परिवार वहीं पर घूमता है। और ये थी मेरे और मेरे परिवार की मौत की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहानी भी मैंने खुद लिखी है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करेगा। अगर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कौन से टॉपिक पर हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए ऐसे ही और भी भूतिया, रहस्यमय और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।